नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, धीरे धीरे राशियों के बारे में हमारी सीरीज आखिरी चरण पे आगे पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं सन 2025 में मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा रहेगा आपका जीवन, कैसे रहेगी ग्रहों की चाल, क्योंकि सन 2025 में चारों महत्वपूर्ण और बड़े ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। शनि 2.5 साल में अपना स्थान बदलते हैं, सन 2025 में वो भी अपना स्थान बदल रहे हैं। क्या प्रभाव होगा सभी राशियों के ऊपर, इसका इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। हम बात करेंगे मीन राशि में शनि, राहु, केतु, बृहस्पति जो मीन राशि का स्वामी है, इसके स्थान बदलने का क्या प्रभाव होगा। वैसे मीन राशि की अगर बात की जाए तो मीन राशि बृहस्पति से प्रभावित होती है। इसको मोक्ष और बड़े कामों का करने वाली राशि माना गया है। दो मछलियों का जोड़ा कहा गया है। ऐसे लोग ये अकेले रहना कम पसंद करते हैं, या तो ये आध्यात्मिक होते हैं। वैसे मेरे जीवन में मैंने देखा है कि मीन लग्न या मीन राशि के लोग मिलते भी बहुत कम है। ये एक पवित्र और आध्यात्मिक राशि है। इन लोगों को अपने जीवन में कभी भी नॉनवेज या खराब चीजों से होकर नहीं गुजरना चाहिए। अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में खराब चीजों का प्रयोग किया तो ऐसे लोगों की वृद्धि, विकास सब रुकने लगता है और बड़ी बीमारियों के शिकार होने की संभावना रहती है। इनके किसी भी कार्य में अगर रुकावट आए तो मैंने कई बार देखा है कि ऐसी शक्तियां या अपरिचित ऐसा व्यक्ति आकर इनकी मदद करता है जो ये जानते ही नहीं। बृहस्पति के पास ईश्वरीय ताकत होती है। इनका दिया हुआ आशीर्वाद लोगों को लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रहों की क्या पोजीशन है वर्ष के प्रारंभ में। राहु आपके लग्न में विराजमान है और काफी दिन से विराजमान है, तो हो सकता है आप इन्फेक्शन, एलर्जी या थोड़ा मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हो। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि यह स्थान परिवर्तन होने वाला है। कब? सन 2025 में। इसकी पूरी चर्चा करेंगे। वहीं पर बृहस्पति दूसरी राशि में और तीसरे भाव में विराजमान है, जो आपके भाइयों का, आप पब्लिक कन्वर्सेशन का, आपके कॉन्फिडेंस का भाव है। क्या परिणाम देगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। मंगल आपके 5th हाउस में है, तो जिन लोगों ने बेबी प्लान किया या जो चाहते हैं उनके ऊपर भी इसका विशेष इंपैक्ट होगा, तो हम इसकी भी पूरी चर्चा करेंगे। और केतु 7th हाउस में बैठा है। बहुत दिन से रिश्तों में बात नहीं बन पा रही है, बात बन बन के खराब हो रही है, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही, प्रेमिका से संबंध नहीं सही रहा, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि केतु आपके 7th हाउस में विराजमान है। बुध आपके 9th हाउस में, चंद्रमा और सूर्य आपके 10th हाउस में, शनि और शुक्र आपके 12वें घर में विराजमान है। इन सभी चीजों का क्या परिणाम होगा, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करेंगे। सबसे पहले हम पकड़ते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की अगर बात करें तो 14 मई को वो अपना स्थान बदल देंगे, लेकिन 14 मई तक वो 3rd हाउस में रहेंगे। तो 14 मई तक क्या प्रभाव रहेगा और 14 मई के बाद जब स्थान बदलेंगे इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले 14 मई तक क्या स्थिति रहेगी। बृहस्पति आपके 3rd हाउस में है। बृहस्पति 3rd हाउस में जब आते हैं तो आदमी को भाई बहनों को लेकर कोई न कोई विषय जरूर आता है। कई बार हमने देखा है कि छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित या वैचारिक मतभेद भी खड़ा होता है और आपको भाई के साथ थोड़ा सा कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। धार्मिक छोटी यात्राएं खूब मिलती हैं। आसपास के मंदिरों में आपको दर्शन करने का अवसर मिलता है। ऐसे प्लाट आपको पसंद आते हैं जिसके आसपास मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो या स्कूल हो। तो देखा जाए यहाँ का बैठा जुपिटर आपके लिए अभी तक अच्छा था। लग्नेश होने के नाते आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था और वहीं पर आपने नौकरी में भी अभी तक चीजें बेहतर की। नौकरी आपके फेवर में थी, लेकिन नौकरी के जो प्रमोशन वगैरह है उसमें भी चीजें थोड़ी सी स्लो है और ये 14 मई तक लेकिन चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो भी समस्या है 14 मई तक काफी बेहतर हो जाएगी। 14 मई तक जब बैठे यहाँ पे तो इनकी दृष्टियां भी जाती हैं। सबसे पहले दृष्टि जाती है 7th हाउस पे।
सेवंथ हाउस पे दृष्टि अगर जा रही है तो बृहस्पति की दृष्टि को अमृत कहा जाता है। तो 14 मई तक अगर आपके जीवन में कोई प्रेम या रिलेशनशिप के संबंध में कोई चीज चल रही है तो उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, केतु बैठा हुआ है तो किसी भी रिश्ते में किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिश्ते में कुछ छिपाया या बचाने की कोशिश की तो ये जान लीजिए वो आगे चलकर पीड़ा आपको जरूर प्रदान करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं पर फिर 7वीं दृष्टि आ जाती है आपके 9th हाउस पे। तो जो लोग रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। कब तक है? 14 मई तक वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं, चीजें बेहतर होगी। 9वीं दृष्टि चली जाती है आपके 11th हाउस में। तो जरूर कोई न कोई 14 मई तक आपकी बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। कैसी पूरी हो सकती है? प्रमोशन, नई नौकरी, जॉब के संबंध में, या दूर की यात्रा या धार्मिक यात्रा, या मन में कुछ ऐसा है जो पीछे नहीं हुआ है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इच्छा आपकी पूरी होगी। ये तो चर्चा रही जुपिटर की 14 मई तक। 14 मई के बाद जुपिटर जब अपना स्थान बदलेंगे तो आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस के जुपिटर को अच्छा माना जाता है, लेकिन वहीं माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या आएगी। माता या पिता में से किसी के स्वास्थ्य की समस्या के साथ साथ दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। 5वीं दृष्टि चली आएगी आपके 8th हाउस पे। तो हो सकता है आप प्लान कर सकते हैं घर से दूर जाके बसने के लिए या विदेश जाने के लिए, या ऐसी कुछ चीजों पे आप काम करना चाहते हैं जो पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है। बहुत बार देखा है लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की इच्छा थी कि हम जमीन पे ये करें, ये मंदिर बनवाएं। इस तरह की जो थॉट्स होगी वो थोड़ी प्रोग्रेसिव होगी। वहीं पर जुपिटर चले आएंगे 10th हाउस को देखेंगे। तो काम के संबंध में 14 मई के बाद लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आपने लापरवाही की तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगी। वहीं फादर को लेकर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यह ध्यान रखना है। 9वीं दृष्टि आपके 12 हाउस पे जा रही है। 12 हाउस पे जाने का मतलब है कि आप सुख सुविधा भोग विलास की कोई चीजें जैसे कार वगैरह है, गाड़ी अगर प्लान कर रहे हैं तो 14 मई के बाद इसके लिए काफी बेहतर चांसेस बन रहे हैं, आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये चर्चा थी जुपिटर के संबंध में। अब बात करते हैं शनि। शनि का नाम सुनते हर आदमी को डर लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि आपके जीवन में न्याय के कारक हैं। शनि आपके जीवन में आपको पक्का करने के लिए आते हैं, तैयार करने के लिए आते हैं। धातुओं में लोहा है, कहते नहीं चीजें एकदम लोहा है, मतलब मजबूती के साथ है, तो आपको मजबूत और प्रिपेयर करते हैं। चलिए आइए, शनि अभी तक आपके 12 हाउस में है। इसका मतलब 2-2.5 साल से खर्च हुआ, चीजें गई बहुत कुछ। शनि ने आपके पैरों से लेकर हड्डियों में दर्द, बेचैनी, यात्रा, इस तरह की स्थिति पैदा की होगी। वैसे स्वगृही हैं तो हो सकता है कि आप विदेश यात्रा भी किए हो सकता है आपको मेडिटेशन में चीजें बेहतर मिली, हो सकता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो वो पॉजिटिव सेंस में रहा हो। क्यों? क्योंकि 11th का स्वामी होकर 12 में बैठना एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने घर में जाना इसको अच्छा माना जाता है। तो हो सकता है आपने ड्रीम किया हो किसी बड़ी जगह जाना या किसी लग्जरी चीज को लाने के लिए, तो वो इस कालखंड में आपकी पूरी हुई हो। अब यहां पर शनि बैठे हुए हैं, कब तक बैठे हैं? 29 मार्च तक। और ये देख किसको रहे? आपके 2nd हाउस को। इसका मतलब खर्च तो आपका हुआ है पैसा, या घर में किसी की हेल्थ वगैरह को लेकर, या घर में कोई परेशान हुआ इस तरह की, या घर में कोई ऐसा एसेट आया है गाड़ी वगैरह जमीन के संबंध में या कंस्ट्रक्शन के संबंध में, तो जरूर आपका पैसा खर्च हुआ है। लेकिन ये स्थिति अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। कब खत्म होगी? 29 मार्च को। हाँ, एक बात और आपको बता दें, 29 मार्च को जब शनि यहां पर आएंगे तो 18 मई तक राहु और शनि साथ में रहेंगे। तो मीन राशि वाले इस विषय के लिए एकदम सावधान रहेंगे। अभी उसकी चर्चा करते हैं और रेमेडी भी आपको तुरंत बताएंगे, लास्ट तक नहीं वेट कराएंगे, क्योंकि ये जान लेना जरूरी है। क्योंकि ये मिलन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लमफुल सिम्टम्स दे सकता है। आइए बात करते हैं, यहां पे बैठा शनि, आपके 2nd हाउस को देखा, फिर आपके 6th हाउस को देखा, तो आपको समझ आने वाली है कि काम को कैसे अच्छे से किया जाए। आपके दिमाग में कंपटीशन की स्थिति पैदा होगी, जो आप थोड़ा सा उदासीन, बेचैन और परेशान है, उसमें काफी हद तक सुधार आएगा। और अगर 10वीं दृष्टि की बात की जाए आपके 9th हाउस पे पड़ती है, तो
पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या घर में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता देखनी आपको पड़ सकती है। 29 मार्च को अपना स्थान बदलेंगे, लग्न पे आएंगे। लग्न पे आने का मतलब है कि राहु और शनि एक साथ बैठे हैं, तो 29 मार्च से 18 मई का कालखंड याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। भगवान शिव की उपासना पहले से शुरू करिए। ये जो टाइम है लगभग मार्च अप्रैल मई तक, ये बीच का जो गैप है, ये थोड़ा सा आपको पीड़ा देगा, इसलिए आप भगवान शिव की शरण में रहिए। कोशिश करिए आप शिव को रोज जल चढ़ाइए, नहीं तो ये कालखंड आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पैरों के लिए खास तौर से पानी का बैलेंस अच्छा करिएगा। क्यों? क्योंकि मीन राशि जल तत्व प्रधान है। कमर से नीचे, कई बार यूरिन ट्रैक में इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। आपका नाम भी थोड़ा सा खराब हो सकता है, किसी ऐसी चीज के लिए नाम आ सकता है, किसी ऐसे मामले में आप फंस सकते हैं जिसको आपने अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा ही ना हो। ये कालखंड थोड़ा सा कम अच्छा है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये टाइम आपके लिए बेहतर नहीं है। अब जब यहां शनि चले आएंगे तो शनि की दृष्टि भी बदल जाएगी। 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस का मतलब है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल में भी थोड़ा सा प्लस माइनस देखा जाएगा जैसे ही यहाँ पर शनि आएंगे। 7वीं दृष्टि चली जाएगी आपके जीवन साथी के ऊपर, तो हो सकता है कि जो रिश्ते नहीं क्रिएट हो पा रहे थे, जिसमें वो समझ नहीं पैदा हो पा रही थी, चीजें मिल नहीं पा रही थी, वो मिलने शुरू हो जाएगी। 10वीं दृष्टि चली जाएगी आपके 10th हाउस पे। शनि की 10वीं दृष्टि प्रोफेशनली तो बेहतर रहेगी, लेकिन पिता को लेकर थोड़ी सी चिंता और समस्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपके बॉस के साथ भी थोड़े विवाद होंगे, लेकिन ये विवाद फाइनली आपके लिए निगेटिव ना होकर एक नए दरवाजे को खोल देगा। ये तो हमने बात की शनि की। अब बात करते हैं राहु की। 18 मई तक राहु लग्न में विराजमान है। 18 मई तक खास तौर से इन्फेक्शन, एलर्जी, मैंने देखा है मीन राशि वाले लग्न वालों को चमड़े की खुजली होना, इन्फेक्शन होना, बेचैनी होना, बुखार होना, इस तरह की दिक्कतें पिछले 1-1.5 साल से थोड़ी बढ़ी हैं। चिड़चिड़ापन होना, बाल झड़ना, यूरिन ट्रैक में प्रॉब्लम होना, बेचैनी होना, इस तरह की थोड़ी सी दिक्कतें उन्होंने देखी है। लेकिन 18 मई को ये चीजें बदल रही हैं। लेकिन 18 मई तक क्या करेंगे? 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे, 7वीं आपके 7th हाउस पे और 9वीं 9th हाउस पे जा रही। पंचम पे जो दृष्टि जा रही, इसका मतलब आपको एजुकेशन पे, आपको अपने बच्चे और संतान के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, प्लान करना पड़ा, वो उतने अच्छे से सफल नहीं हो पा रही है। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 18 मई के बाद ये अपना स्थान बदल देंगे। कहां जाएंगे? आपके 12 हाउस में जाएंगे। इसकी चर्चा हम करते हैं, लेकिन पहले 5वीं दृष्टि की चर्चा की। संतान, एजुकेशन पर थोड़ा सा ध्यान बढ़ाना है। 7वीं दृष्टि आती है आपके 7th हाउस में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है पिछले 1-1.5 साल में आपके जीवन साथी को चोट, चपेट, ऑपरेशन या फ्रैक्चर की कंडीशन बनी हो, नहीं तो 18 मई तक ये चांसेस बढ़े हैं। ध्यान रखिएगा। रेमेडी भी तुरंत बताते हैं, भगवान शिव की सेवा करिए और भगवान शिव के चंद्रशेखराय त्राहिमाम जैसे मंत्रों का प्रयोग करिएगा, या अमृत संजीवनी मंत्र ओम जूम शाह मम रक्ष रक्ष साह जूम ओम जैसे अच्छे और मजबूत मंत्रों का प्रयोग करिएगा। नहीं तो प्रॉपर कुंडली दिखा लीजिएगा, क्योंकि ये जो कालखंड आने वाला है ये थोड़ा सा कहीं न कहीं से आपको डैमेज या परेशान कर सकता है। तो यहां हम बात कर रहे थे राहु की। 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस पे। तो जो लोग हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप हैं, घर से दूर कोई एजुकेशन लेने गए, तो उनके लिए ये कालखंड अच्छा रहेगा। मैं तो कहूंगा मीन राशि वाले थोड़ा प्लान ही कर ले आउटिंग के लिए, बाहर के लिए, घर से थोड़ा दूर रहेंगे तो राहु की जो निगेटिविटी है वो थोड़ी आपको कम देखनी पड़ेगी। अब राहु 18 मई के बाद अपना स्थान बदल देंगे। कहां जाएंगे? 12 हाउस में। 12 हाउस में राहु जाने के बाद 12 हाउस को कहते क्या? सैया सुख। 12 हाउस को कहते हैं कि बंदिश अर्थात कारागार। यहां पर जब राहु आएंगे तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि हो सकता है कोई एलिगेशन या कोई ऐसा मामला हो जिसमें आपका नाम उठ सके।
तो एक छोटी सी रेमेडी है, सुनने में थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती है लेकिन करें, आसानी से होगी। आप हॉस्पिटल जरूर जाएं, वहां किसी न किसी को कुछ खिला के आए। अगर आपका कोई मित्र थाने वगैरह में है, वहां पे भी यात्रा करके आ जाए, तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपके लिए थोड़ा सा रेमेडियल होगा। क्योंकि 18 मई के बाद राहु जब यहाँ पर आएंगे तो वो थोड़ा सा आपकी नींद को डिस्टरबेंस कर सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर अगर नशे के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, आपको नींद की दवाओं की जरूरत होगी। लेकिन मैं साफ साफ आपको बता दूं कि इन चीजों के चक्कर में ना पड़ के थोड़ा मेडिटेशन करिएगा और चलिएगा खूब, तो आप देखेंगे राहु की निगेटिविटी काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। अब राहु यहां आने के बाद उनकी दृष्टियां भी बदल जाएंगी। पंचमी यहां आएगी, सप्तमी यहां और नौवीं यहां आएगी। पांचवी दृष्टि जब 4th हाउस पे आएगी तो इसका मतलब आप घर गाड़ी के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि वहां राहु बैठा है, आपका पैसा खर्च कराएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी गाड़ी का चयन नहीं करिएगा जो बाद में आपको परेशान करे, या ऐसे फ्लैट या घर का चयन ना करे जिसमें दिक्कत आए। और बहुत ज्यादा चांस है कि आप ऐसा घर ले सकते हैं जिसमें थोड़ी सी वास्तु की समस्या होगी। आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगी। 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे आएगी। 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे आने पे जॉब को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। जो लोग जॉब में है ना, तो उनके जॉब छूटने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बिजनेस वाले हैं तो उनके लिए उतना नुकसान नहीं रहेगा। 9वीं दृष्टि जा रही 8th हाउस पे। 8th हाउस पे 9वीं दृष्टि अगर जा रही है तो हो सकता है हेल्थ वगैरह इशू पे पैसा खर्च करना पड़े। तो मैंने पहले ही कहा, हॉस्पिटल जाके वहां कुछ पैसे वगैरह दान दे के आइए। कानूनी समस्या ना आए इसलिए खुद ही कोर्ट वगैरह जाके टहल घूम के चले आइए तो आपके लिए बेहतर होगा। अब केतु की बात करते हैं। हमने राहु की बात की, केतु की बात करते हैं। 7th हाउस में विराजमान है। आपके जीवन साथी के पेट से संबंधित या रिश्ते में कनेक्शन की समस्या, आपस में कन्वर्सेशन की समस्या, झगड़ा लड़ाई से होने की संभावना, या आपके जीवन साथी की स्किन की प्रॉब्लम, कट या चेचक जैसी समस्या होने की संभावना, छोटे छोटे दाने निकलना, क्योंकि केतु की ये सारे सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पे बैठा केतु 7th हाउस को थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है। और 7वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि 11th हाउस पे जा रही है, तो अच्छी है। कोई इच्छा पूर्ति से संबंधित आप मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरा होगा। 7वीं दृष्टि लग्न पे जा रही है, इसका मतलब हेल्थ को थोड़ा सा पीड़ा देगी, आपके भी आपके जीवन साथी। 9वीं दृष्टि जा रही है आपके किस पे, 3rd हाउस पे। तो यहां का बैठा केतु पिछले 1 साल से वहां पे विराजमान है। इसका मतलब आपके भाइयों को या तो आपसे थोड़ा दूर किया, या वैचारिक मतभेद किया, या हो सकता है चोट चपेट। भाई या बहन दोनों को इसमें कंसीडर करना है, या दोस्त को, या आपने अपना स्थान कहीं न कहीं बदला है। आप पहले कहीं और रहते थे, इन 1-1.5 सालों में आपने अपने स्थान को बदल दिया है। तो केतु यहां पर कब तक विराजमान है? 18 मई तक। 18 मई के बाद ये अपना स्थान बदलेंगे, आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में केतु का आना एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कहा जाता है कि ऐसे लोग किसी से हारते नहीं हैं। कितनी भी मुसीबत आए उसको जीतकर बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, इसका मतलब लड़ाई तो होगी, युद्ध होगा, आप जीतेंगे ये सही है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो थोड़ी आएगी। यहाँ का बैठा केतु आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देगा। हो सकता है आपके बॉस आपके खिलाफ षड्यंत्र करें, हो सकता है आपसे बड़ी बड़ी चीजें आके टकराएं जो आपको परेशान करना चाहे, लेकिन उस परेशानी को झेलते हुए आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर केतु जब बैठ जाएंगे तो 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, 7वीं यहाँ, 9वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखेंगे। फिर से एक बार बिजनेस में थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। बिजनेस के लिए नई प्लानिंग आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप करने के सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि केतु चीजों को बेहतर दिखा रहा है लेकिन उतना है नहीं। आप प्लान किए, बीच में चीजें रुकनी शुरू हो जाएंगी। और 12 पे दृष्टि पे जाएगी तो नींद में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, नींद की बीमारी या नींद कम होना जैसी समस्या आएगी। 9वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे आ रही, फिर आपका पैसा किसी खराब चीज में लगने के चांसेस है, जैसे बीमारी, विवाद, इन चीजों में लगने के चांसेस दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पैसा वगैरह कहीं ऐसी खराब जगह पे ना लगे। और गणेश अथर्व शीर्ष का अगर पाठ करेंगे तो यहाँ पर केतु का इलाज रहेगा। आइए आपको कलर के संबंध बता दें कि आप मीन राशि वाले हैं तो कौन कौन सा कलर आपके लिए बेहतर होगा। आप येलो कलर एंड ग्रीन कलर, व्हाइट कलर आपका बेस्ट कलर है।
इसको खूब यूज करिए। क्या कलर है जो बिल्कुल नहीं यूज करें? ऑरेंज और ब्लैक आप नहीं यूज करेंगे। वहीं पर अगर रत्नों की बात करें तो आपके लिए पुखराज बेहतर स्टोन है, आप पुखराज धारण करिए। मोती आपके लिए बहुत अच्छा है, मोती आप पहने तो आपके लिए बेहतर है। अगर हम बात करें कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा टफ जाएगा, तो मैंने आपको पीछे बताया, फिर मैं बताता हूं। शनि देव आ जाएंगे मार्च में। अप्रैल और मई का महीना जो है आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ये टाइम आपको थोड़ी पीड़ा प्रदान कर सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, हमने यहाँ पर मीन राशि के बारे में पूरी बात की कि सन 2025 उनके लिए ग्रहों की दृष्टि से कैसे जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।